हेलो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की ई लर्निंग सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लेक्सिंग। लास्ट वीडियो में हमने मॉड्यूलेशन टॉपिक कवर किया था। हमने उसका इम्पोर्टेंस और टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन को स्टडी किया था। कम्युनिकेशन के फील्ड में मल्टीप्लेक्सिंग भी मॉड्यूलेशन जितना ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग की ज़रूरत क्यों है, नीड ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, और साथ ही हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग जिसमें हम FDM, TDM और बेसिक लेवल पर WDM कवर करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग के डिफरेंट लेवल्स क्या क्या होते हैं और इंडिया में हम किस तरीके से हम उन लेवल्स को यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हायरार्कीज। आज का टॉपिक शुरू करने के पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और इस वीडियो लेक्चर को प्रिपेयर करने के दौरान कोई करेक्शन रहे होंगे तो उसमें मेरे द्वारा कमेंट किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक मल्टीप्लेक्सिंग। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर से रिसीवर एक मीडियम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं जो कि एयर, ट्रांसमिशन लाइन या ऑप्टिकल फाइबर हो सकते हैं। साथ ही इंफॉर्मेशन होती है जो कि वॉइस, वीडियो और डेटा हो सकते हैं। मीडियम के बैंडविड्थ, जिसको हम कहते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को कोई मीडियम कैरी कर सकता है, उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। तो मीडियम की बैंडविड्थ रिलेटिवली काफ़ी लार्ज होती है कंपेयर टू हमारे इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, किसी मीडियम की बैंडविड्थ मेगाहर्ट्ज़ या इवन ऑप्टिकल फाइबर की बात करें हम तो गीगाहर्ट्ज़ या इवन हायर हो सकती है। पर हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है, फॉर एग्जांपल वॉइस, जिसकी बैंडविड्थ कुछ किलोहर्ट्ज़ के ऑर्डर की होती है। फॉर एग्जांपल एनालॉग वॉइस है तो उसकी बैंडविड्थ होती है 4 किलोहर्ट्ज़। इसी तरह से वीडियो की बैंडविड्थ कुछ मेगाहर्ट्ज़ हो सकती है और डाटा की बैंडविड्थ भी कुछ किलोहर्ट्ज़ टू मेगाहर्ट्ज़ हो सकती है। डिपेंड करता है कि डाटा रेट क्या है, बिट्स पर सेकंड कितना है। तो मल्टीप्लेक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी जो लार्ज बैंडविड्थ मीडियम की अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट कर पाते। यही कॉन्सेप्ट किसका है? मल्टीप्लेक्सिंग का। तो मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है? तो बेसिकली एक लाइन में बताऊं मैं तो हमारी जो लार्ज बैंडविड्थ अवेलेबल है मीडियम की, उस लार्ज बैंडविड्थ को यूटिलाइज करने के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मोर देन वन इंफॉर्मेशन चैनल, है ना, ओवर ए सिंगल मीडियम या सिंगल कम्युनिकेशन लिंक। मीन्स एक कम्युनिकेशन मीडियम में हम एक से ज़्यादा चैनल या इंफॉर्मेशन को अगर हम ट्रांसमिट करें तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बता रखा है मैंने ब्लॉक डायग्राम, उसमें हम देखें कि 4 इंफॉर्मेशन को हम कंबाइन करके, जिसको मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, एक सिग्नल, बड़ा बैंडविड्थ का सिग्नल बनाया जाता है और बड़ा बैंडविड्थ का या लार्ज बैंडविड्थ का सिग्नल जो है हमारी मीडियम में हम कैरी कर सकते हैं। तो एक मीडियम में, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, एक मीडियम में 4 इंफॉर्मेशन को हम कैरी कर रहे हैं।
ठीक है। ये 4 इंफॉर्मेशन, चारों वॉइस हो सकते हैं या चारों वीडियो हो सकते हैं या डेटा हो सकते हैं या इनके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। पहले हम मल्टीप्लेक्सिंग मतलब हम पहले क्या करेंगे, जितने भी हमारे चैनल्स है इंफॉर्मेशन चैनल्स, उनको हम कंबाइन करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। तो उससे क्या हो जाता है कि यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग के बाद हमारे जो कंबाइंड सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ लार्ज हो जाती है और हम एक सिग्नल कहलाएगा, एक लार्ज बैंडविड्थ का सिग्नल कहलाएगा, जिसको हमारे मेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर से हम मीडियम में ट्रांसमिट करेंगे। तो एक मीडियम में हम मोर देन वन, इस एग्जांपल में हम 4 चैनल को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। ट्रांसमिटिंग एंड पे मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे तो हमें रिसीविंग एंड पे रिवर्स प्रोसेस करना होती है ना, जिसको हम बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो रिसीवर में हमारा सिग्नल रिसीव्ड होगा और उसके बाद जो है वो जो इस एग्जांपल में 4 चैनल का हम दे रहे हैं तो चारों चैनल क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो इस तरीके से 4 हमें आउटपुट मिल जाएंगे और उसके किसके लिए, 4 इनपुट के लिए, ठीक है। बट हम इसके लिए हम एक ही कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ कर रहे हैं या एक ही सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज प्रोसेस कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्यों किया जाता है, तो अभी जो एग्जांपल बता रहा हूँ मैं उसी से क्लियर है कि मल्टीप्लेक्सिंग से बेसिकली क्या होता है, हमारे जो रिसोर्सेज है वो शेयर होते हैं। रिसोर्सेज मीन्स खास तौर पे मीडियम। तो एक मीडियम में हम एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन चैनल या कम्युनिकेशन चैनल को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम क्या कर रहे हैं, उस मीडियम को शेयर कर रहे हैं। क्यों शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उस मीडियम की बैंडविड्थ लार्ज है और हमारी इंफॉर्मेशन लो बैंडविड्थ की इंफॉर्मेशन है। तो हम जो है उस मीडियम की बैंडविड्थ को हम जो है यूज़ करके हम एक ही कम्युनिकेशन सिस्टम में एक से ज़्यादा चैनल को हम ट्रांसमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मीडियम की बैंडविड्थ 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज की है ना, बेसिकली ये एग्जांपल एफएम रेडियो का है। तो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज में 20 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ अवेलेबल है मीडियम की, और हमारा एक एफएम चैनल की बैंडविड्थ होती है 200 किलोहर्ट्ज, तो जो कि काफ़ी कम है। 200 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ है इंफॉर्मेशन की, और चैनल की या कहें कि मीडियम की बैंडविड्थ जो है अवेलेबल है 20 मेगाहर्ट्ज। तो हम मल्टीप्लेक्सिंग की प्रोसेस करके हम बहुत सारे, इस एग्जांपल में हम 100 एफएम चैनल को हम कंबाइन करके किसी एक मीडियम में हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसमें हम 100 एफएम चैनल को कंबाइन करें तो यहाँ पे कंबाइंड बैंडविड्थ हो जाएगी 20 मेगाहर्ट्ज, है ना। एक की इंडिविजुअल की है 200 किलोहर्ट्ज, और 100 ऐसे 100 को मल्टीप्लेक्स करके हम थियोरेटिकली बता रहा हूँ मैं, मल्टीप्लेक्स करके हम क्या कर सकते हैं, एक 20 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ का एक सिग्नल बना सकते हैं, एक सिंगल सिग्नल, और उस सिंगल सिग्नल को हम हमारे सिंगल मीडियम में हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से 100 एफएम वॉइस चैनल हम साइमल्टेनियसली एक ही कम्युनिकेशन मीडियम में हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक एंड से दूसरे एंड पे। दूसरा एंड पे हम वापस से हमें उनको सेपरेट करना पड़ेगा या हमें डीमल्टीप्लेक्सिंग करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लार्ज बैंडविड्थ, जो किसी मीडियम की होती है उसको हम जो है यूटिलाइज कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं। इससे फ़ायदे क्या होते हैं कि हमें जो हमारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जो बनता है वो लो कॉस्ट सिस्टम बनता है, ठीक है। और हमें एक ही अभी जो एग्जांपल बता रहा हूँ उसमें हमें एक ही कम्युनिकेशन सिस्टम इंस्टॉल करना होता है, तो हमें कम से कम नंबर ऑफ इंस्टॉलेशंस करना पड़ेंगे। मीन्स पूरा जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो कम से कम इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंफॉर्मेशन चैनल्स को हम ट्रांसमिट एंड रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बेनिफिट है, डेफिनेटली मल्टीप्लेक्स करके हमें इंस्टॉलेशन कम करना पड़ रहे हैं तो हमारा जो है सिस्टम जो है कन्वीनियंट होता है। कन्वीनियंट मीन्स सिस्टम डिज़ाइन इजी होती है,
नंबर ऑफ इंस्टॉलेशंस कम कर रहे हैं तो डेफिनेटली कन्वीनियंस इंस्टॉलेशन रहता है, और सब कुछ अच्छा है तो डेफिनेटली उनका लो मेंटेनेंस सिस्टम होता है। तो डेफिनेटली मल्टीप्लेक्सिंग बहुत इम्पॉर्टेंट या इसेंशियल कॉन्सेप्ट है किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में। मल्टीप्लेक्सिंग के टाइप्स को हम समझें तो बेसिकली 3 टाइप की मल्टीप्लेक्सिंग होती है। पहली मल्टीप्लेक्सिंग को बोलते हैं हम FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। FDM में हमारा जो सारे जो सिग्नल्स होते हैं जिनको हम मल्टीप्लेक्स करना रहते हैं या जिनको कंबाइन करना रहते हैं, सारे सिग्नल जो है एनालॉग सिग्नल होते हैं, मीन्स टाइम वेरिंग सिग्नल होते हैं, जिनका एम्पलीट्यूड जो है टाइम के हिसाब से वेरी होता है। तो उन सिग्नल्स को, जो अभी एग्जांपल दिया था मैंने कि 100 FM चैनल्स, तो जो वो उस तरह की मल्टीप्लेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, FDM। दूसरी तरह की मल्टीप्लेक्सिंग होती है TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें जितने भी मल्टीप्लेक्स करने के लिए जो चैनल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन चैनल्स, वो सारे डिजिटल होते हैं। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल्स को अगर मल्टीप्लेक्स कंबाइन करना है तो उस तरह की मल्टीप्लेक्सिंग को हम क्या कहते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन सिस्टम में 2 तरह के मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम होते हैं, FDM और TDM। आजकल ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम भी बहुत लार्ज तरीके से यूज़ हो रहा है, तो उसमें भी एक तरह की मल्टीप्लेक्सिंग होती है WDM, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इस तरह की मल्टीप्लेक्सिंग केवल ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में होती है, जिसमें डिफरेंट लाइट वेव्स, या हम कहेंगे डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को हम कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके एक मीडियम, यहाँ पर मीडियम है ऑप्टिकल फाइबर, तो हम कंबाइन करके एक मीडियम में, ऑप्टिकल फाइबर में हम ट्रांसमिट करते हैं। सिंगल ऑप्टिकल फाइबर में डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को हम, लाइट बेसिकली यहाँ पे सिग्नल होता है, उसको हम ट्रांसमिट करते हैं। सभी मल्टीप्लेक्सिंग को थोड़ा डिटेल में हम देखें तो पहला मल्टीप्लेक्सिंग है हमारी FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इस मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम में जितने भी चैनल्स है, सभी को हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज अलॉट करते हैं। चैनल 1 के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज अलग, चैनल नंबर 2 के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज अलग, और चैनल नंबर 3 के लिए। इस तरीके से हम, अगर हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज अलॉट करें सभी चैनल के लिए, और हम एक कंबाइंड सिग्नल करके एक ब्रॉड फ्रीक्वेंसी रेंज का हम सिग्नल बना लें, तो इस तरह की मल्टीप्लेक्सिंग को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें सिग्नल हमारा होता है एनालॉग सिग्नल। इसमें सभी सिग्नल सभी टाइम के लिए ट्रांसमिट होते हैं, पर हर एक सिग्नल के लिए यूनिकनेस क्या होती है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। ठीक है, कैसे करते हैं हम, तो एक चैनल क्या बताएं हम, तो हमारा एक एनालॉग सिग्नल इनपुट में है, और हम AM FM मॉड्यूलेशन करके हम क्या कर सकते हैं, उसको किसी एक फ्रीक्वेंसी रेंज में अपग्रेड कर सकते हैं। तो जो भी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, सपोज चैनल नंबर 1 के लिए हम यूज़ करेंगे कैरियर F1, ऐसे ही सेपरेट कैरियर यूज़ करेंगे दूसरे चैनल के लिए, जिसको हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं हम F2, तीसरे चैनल के लिए F3, और चौथे चैनल के लिए F4। तो हम, हमारे पास मल्टीप्लेक्स करके अब हमारे पास 4 फ्रीक्वेंसी रेंज के, जो कि सभी फ्रीक्वेंसी रेंज डिफरेंट है, उसको हम कंबाइन करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है FDM। तो अब जो हम सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे उसमें फ्रीक्वेंसी F1 से लेके कहाँ तक होगी, F4 तक, या जितने भी चैनल हम मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं वहाँ तक F5 F6 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा मीडियम की बैंडविड्थ कितनी अलाउ कर रही है। ऊपर जो एग्जांपल बताया था उसमें 100 चैनल्स हम जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसमें हर एक के लिए फ्रीक्वेंसी हमने क्या दिया था, अलग अलग। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इस तरह की मल्टीप्लेक्सिंग में जो हमारा सभी चैनल्स
साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट होते हैं, पर सभी चैनल की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। कुछ लोअर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं, कुछ हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं, और सभी को हम एक ही मीडियम से ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट करने के बाद सिग्नल हमारा मल्टीप्लेक्स होकर आउटपुट की तरफ जाता है, मीन्स रिसीवर की तरफ जाता है, और वहाँ पर हम क्या करेंगे, उन सभी चैनल्स को सेपरेट करेंगे, है ना। फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचाने के पहले हम क्या करेंगे, सभी को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए हम या तो हम ट्यूनिंग सिस्टम यूज़ करें, जो कि जनरली करते हैं, या फिर हम एक एग्जांपल सिंपल जनरल केस में हम बोलें तो हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी फिल्टर्स यूज़ करना पड़ता है। तो ट्यूनिंग सेक्शन या फ्रीक्वेंसी फिल्टर्स यूज़ करके हम सभी चैनल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, और सेपरेट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में हमारा मल्टीप्लेक्स हुआ सिग्नल मीडियम के थ्रू, ये मीडियम के थ्रू रिसीविंग एंड पे आएगा, रिसीवर उसको डीट्यून या ट्यूनिंग करके, या हम कहें कि फिल्टर करके सभी चैनल्स को सेपरेट कर लेगा। तो यहाँ पर हमारा सिग्नल मल्टीप्लेक्स हुआ और ट्रांसमिटिंग में, और रिसीविंग में हमारा सिग्नल क्या हुआ, डीमल्टीप्लेक्स हुआ। तो इस तरह कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, है ना। रिमेंबर यहाँ पर सिग्नल एनालॉग सिग्नल है, तो जो भी एनालॉग के जो एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशन के जो भी फायदे नुकसान या मोस्टली लॉस नुकसान ही होते हैं, तो जो भी चीज़ है वो यहाँ पे रहेगी। कितने लेवल के मल्टीप्लेक्सिंग्स हम एफडीएम में कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक एग्जांपल शो किया गया है कि देयर आर सेवरल लेवल्स ऑफ एफडीएम। सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ मैं कि वॉइस लेवल्स का, है ना, वॉइस सिग्नल्स का। तो एक एनालॉग वॉइस सिग्नल की बैंडविड्थ होती है 4 किलोहर्ट्ज़, ऐसे दूसरे के भी 4 किलोहर्ट्ज़ होगी, ऐसे जितने भी होंगे सबकी बैंडविड्थ कितनी होगी, 4 किलोहर्ट्ज़। तो मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ मैं कि ये हमारे लो फ्रीक्वेंसी के एनालॉग सिग्नल को हम मल्टीप्लेक्स करके हम हाई फ्रीक्वेंसी या हाई बैंडविड्थ के सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम एक ही मीडियम में उसको ट्रांसमिट कर पाएँ। तो यहाँ पर ये हायरार्कीज़ में सबसे पहले लेवल पे हम 12 वॉइस चैनल को हम मल्टीप्लेक्स करेंगे, जिससे मल्टीप्लेक्स होने एफडीएम करेंगे, उससे हमारा जो सिग्नल की बैंडविड्थ हो जाएगी 48 किलोहर्ट्ज़। मीन्स जो हमारा सिग्नल अब कहलाएगा 48 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल, जिसमें 12 वॉइस चैनल एफडीएम के तरीके से मल्टीप्लेक्स किए हुए हैं। इसको हम बेसिक लेवल का मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रुप। ऐसे ही 5 ग्रुप मल्टीप्लेक्स होके एक सुपर ग्रुप बनता है, जिसमें 60 वॉइस चैनल मल्टीप्लेक्स हुए हैं, और ऐसे ही 10 सुपर ग्रुप मल्टीप्लेक्स होके हम जो है 600 वॉइस चैनल, और एक और कहलाता है मास्टर ग्रुप, जिसमें 6 जो है सुपर ग्रुप्स रहते हैं। तो इस तरीके से लास्ट वाले जो मल्टीप्लेक्स को आउटपुट मिलता है उसको बोलते हैं जंबो ग्रुप्स, ठीक है, जिसमें 3600 वॉइस चैनल टेलीफोन चैनल्स को हम मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। तो ये हमारा लेवल 1 का मल्टीप्लेक्सिंग है, ग्रुप, और लेवल 2 का मल्टीप्लेक्सिंग सुपर ग्रुप, और लेवल 3 का मल्टीप्लेक्सिंग मास्टर ग्रुप, और लेवल 4 का मल्टीप्लेक्सिंग जो है जंबो ग्रुप। ये यहाँ जो हमें सिग्नल मिलेगा, इसको हम हमारे मेन ट्रांसमीटर से किसी एक मीडियम में ट्रांसमिट कर देंगे। रिमेंबर हम जितने भी मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3600 वॉइस चैनल है, तो 3600 वॉइस चैनल के लिए हमें 3600 सेपरेट कैरियर, है ना, ये जो कैरियर बताया मैंने एक चैनल के लिए एग्जांपल बताया था यहाँ पे, तो 600 वॉइस चैनल के लिए 600 सेपरेट फ्रीक्वेंसी के कैरियर या जनरेटर हमें लगेंगे। इस तरह मल्टीप्लेक्सिंग का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि जितने भी हमें चैनल्स को मल्टीप्लेक्स करना है, सभी के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जनरेटर्स लगते हैं। इससे बेटर मल्टीप्लेक्सिंग, जो कि हम जानते हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम तो हमेशा एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम से बेटर ही है, तो मल्टीप्लेक्सिंग भी डेफिनेटली बेटर ही होगी। तो दूसरी तरह की मल्टीप्लेक्सिंग जो कि डिजिटल सिग्नल के लिए होता है, 1010 बिट्स के लिए होता है, तो उस तरह की मल्टीप्लेक्सिंग को हम क्या कहते हैं, TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग।
एफडीएम में हमने देखा था कि हर एक चैनल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज अलॉट की जाती है, पर सभी टाइम पे वो सारे सिग्नल एक साथ साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट होते हैं। टीडीएम में जो है हर एक डिजिटल सिग्नल को या हर एक डिजिटल कहें कि बाइट को या ग्रुप ऑफ डाटा को हम क्या करते हैं कि सबके लिए अपना अपना एक पीरियोडिक टाइम स्लॉट होता है ना। इसमें सिग्नल साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट नहीं होता है। इसमें हर एक चैनल के लिए, हर एक, चाहे वो वॉइस चैनल हो या वीडियो चैनल हो या डाटा हो, है ना, हर एक चैनल्स के लिए क्या होगा, यहाँ पर एक डिफरेंट टाइम स्लॉट होगा। हमारा कोई एक चैनल उसी टाइम स्लॉट में ही जो है अपने बीट्स को ट्रांसमिट कर सकता है, बाकी सभी चैनल्स को अपना टर्न का वेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 4 चैनल है, जिसमें पहले चैनल की इंफॉर्मेशन ए है और दूसरे चैनल की बी, इसी तरीके से सी और डी अदर चैनल्स की है ना। तो हम यहाँ पे जो ट्रांसमिट मल्टीप्लेक्सिंग में हम जो ट्रांसमिट करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले टर्न आएगा चैनल 1 के डाटा बिट ए का, उसके बाद फिर नंबर आएगा बी का, फिर नंबर आएगा सी का और फिर नंबर आएगा डी का। उसके बाद फिर वही चीज़ रिपीट होगी, रिमेनिंग जो डाटा है उसका टर्न आएगा। इसी तरह से कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती रहती है। तो मीन्स टीडीएम में हर एक चैनल को क्या करते हैं, हम एक डेफिनेट टाइम स्लॉट देते हैं। हमारा सिग्नल जो है उसी टाइम स्लॉट में ही जो है ट्रांसमिट हो सकता है किसी एक चैनल का, ठीक है। कुछ समय बाद दूसरे चैनल का टाइम स्लॉट आता है, फिर तीसरे का आता है, फिर चौथे का आता है, फिर वापस फिर पहले का आता है। ओके, सिग्नल हमारा जो है एनालॉग हो सकता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि टीडीएम का जो बताया मैंने वो डिजिटल के लिए होता है। तो हमें पल्स कोड मॉड्यूलेशन प्रोसेस, जिसके लिए मैंने आपको एक अलग से वीडियो लेक्चर दिया हुआ है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन की प्रोसेस से हम हमारे एनालॉग वॉइस चैनल जो कि 4 किलोहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ का है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 64 kbps में, मीन्स डिजिटल बिट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी हमारे वॉइस चैनल है, अगर हमें वॉइस की मल्टीप्लेक्सिंग की बात कर रहे हैं तो हर एक वॉइस चैनल को हम पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन की प्रोसेस से हमें डिजिटल बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100 बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसको फिर बाद में हम जो है मल्टीप्लेक्स करेंगे। तो उस तरह की मल्टीप्लेक्सिंग को हम बोलते हैं टीडीएम, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम चैनल नंबर 1 का ये T1 जो है टाइम स्लॉट दिया है चैनल नंबर 1 का, तो इसमें एक बिट स्ट्रीम ट्रांसमिट होगी, फिर तब तक बाकी सारे चैनल ट्रांसमिट नहीं होंगे। फिर T2 टाइम पर चैनल नंबर 2 के बिट्स ट्रांसमिट होंगे, फिर T3 टाइम पर चैनल नंबर 3 के, T4 टाइम पर चैनल नंबर 4 के। उसके बाद फिर यही चीज़ फिर से रिपीट होगी, ठीक है। ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। ओके, तो जो पूरा एक कंप्लीट जो सेट बनता है सारे चैनल्स का कि कुछ बिट्स का, जो मतलब पूरा कंप्लीट जो है टाइम स्लॉट बनता है, उसको यहाँ पर हम टीडीएम में हम बोलते हैं फ्रेम, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्रेम भी समझते हैं। तो एक कंप्लीट टाइम स्लॉट का जो सेट बनता है जिसमें सारे चैनल्स की कुछ बिट्स जो है ट्रांसमिट हो चुकी होती है, उसको हम बोलते हैं एक फ्रेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चैनल नंबर 1 का, ये चैनल नंबर 2 का, चैनल नंबर 3 का, चैनल नंबर 4 का। तो हम 4 चैनल की मल्टीप्लेक्सिंग की बात कर रहे हैं, तो चारों चैनल के कुछ बिट्स जो है ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक फ्रेम। उसी चीज़ फिर रिपीट होती है तो उसको बोलते हैं फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3, फ्रेम नंबर 4 वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और यही फ्रेम को हमारा कंटिन्यूसली रिपीट होती है, जिसको हम बोलते हैं डाटा स्ट्रीम हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेम में हमारी डाटा बिट्स मीन्स इंफॉर्मेशन बिट्स भी होती है, साथ ही कंट्रोल या सिंक्रोनाइजेशन बिट्स भी होती है, ताकि रिसीवर पता लगा पाए कि ये फ्रेम नंबर 1 आया। मीन्स रिसीवर को डीमल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन बिट्स के साथ ही हमें कुछ एडिशनल बिट्स भी हमें भेजना पड़ती है, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल या सिंक्रोनाइजेशन बिट्स।
इसकी डिटेल स्टडी हम कर सकते हैं अगर हम TDM को डिफरेंट टाइप के जो TDM होते हैं, अलग अलग कम्युनिकेशन सिस्टम अलग अलग टाइप के TDM यूज़ करते हैं, तो हम उसमें हम फ्रेम की स्टडी कर सकते हैं या फ्रेम की डिज़ाइन या फ्रेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम समझ सकते हैं। डाटा कम्युनिकेशन में मामला थोड़ा अलग होता है, सिंपल डिजिटल कम्युनिकेशन में भी ये चीज़ें अलग अलग होती है, तो इसकी डिटेल स्टडी है फ्रेम की स्टडी। बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि TDM में फ्रेम्स बनती है, और फ्रेम्स कैसे बनती है, हर एक चैनल्स को एक डेफिनेट टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल दिया जाता है जिसमें वो अपनी डाटा स्ट्रीम को ट्रांसमिट कर सकता है। बाकी सारे चैनल उस समय साइलेंट रहते हैं, फिर नेक्स्ट चैनल का नंबर आता है, फिर नेक्स्ट चैनल का नंबर आता है। इस तरह की मल्टीप्लेक्सिंग में अलग अलग टाइम स्लॉट दिए गए हैं, पर जितने भी चैनल है वो पूरे मीडियम की पूरी बैंडविड्थ को यूज़ करता है। FDM में बैंडविड्थ शेयर होती है, बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ मैं। FDM में बैंडविड्थ शेयर होती है, मीन्स हर चैनल के लिए पूरी मीडियम की पूरी बैंडविड्थ अलाउड नहीं है ना, पर हर टाइम पर हमारी सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, मीन्स टाइम पूरा अवेलेबल है मीडियम को यूज़ करने के लिए, बट मीडियम की बैंडविड्थ लिमिटेड अवेलेबल है किसी एक चैनल के लिए। यहाँ पर उल्टा मामला है, यहाँ पे एक बार में केवल एक ही चैनल ट्रांसमिट होगा, पर वो पूरी मीडियम की पूरी बैंडविड्थ को शेयर करेगा। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है TDM और FDM में। डिजिटल में मल्टीप्लेक्सिंग के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो जो इंडिया में जो लेवल यूज़ करते हैं उनको हम ई कैरियर बोलते हैं। इंडिया और यूरोप में भी वही सिस्टम यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहला बेसिक लेवल जो होता है TDM का लेवल, वो वॉइस चैनल के लिए एग्जांपल में बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें 30 वॉइस चैनल को हम मल्टीप्लेक्स करके एक ज़्यादा डाटा का हम एक सिग्नल बनाते हैं। तो सबसे पहले लेवल जिसको हम बोलते हैं E1 कैरियर, उसमें 30 वॉइस चैनल को हम मल्टीप्लेक्स करेंगे। वॉइस चैनल अगर एनालॉग है तो सभी 30 को हम पहले क्या करेंगे, PCM से प्रोसेस करके डिजिटल सिग्नल बनाएंगे, और फिर उनको टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करके हम एक ज़्यादा डाटा स्ट्रीम का, ज़्यादा डाटा रेट का एक सिग्नल बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं E1 कैरियर, जिसको हम बोलते हैं 2 Mbps का सिग्नल, है ना। ये बहुत सुनने में आता है 2 Mbps का डाटा रेट। तो 2 Mbps का डाटा रेट मतलब वो इंडिया और यूरोप में वो E1 कैरियर है, जिसमें 30 वॉइस चैनल को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं। तो अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह, मीन्स फॉर एग्जांपल एक टेलीफोन एक्सचेंज से दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज में अगर 30 वॉइस चैनल कनेक्ट करना है, तो हम पहले टेलीफोन एक्सचेंज में मल्टीप्लेक्स करके हम जो है एक 2 Mbps का डाटा रेट बना देंगे हम, जिसको बोलते हैं हम E1 कैरियर। हायर लेवल के मल्टीप्लेक्स की बात करें हम, तो इसमें सेकंड लेवल जिसको हम E2 कैरियर बोलते हैं, उसमें E1 के 4, एक E1 में 30 वॉइस चैनल है, ठीक है। तो ऐसे 4 E1 के कैरियर को हम मल्टीप्लेक्स करके हम एक 8 Mbps का डाटा सिग्नल बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम E2 कैरियर, है ना। तो ये सेकंड लेवल की मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम है जिसमें हम 4 E1 कैरियर को हम TDM मल्टीप्लेक्स करके हम E2 कैरियर बनाते हैं। इसी तरह से 4 E2 कैरियर को मल्टीप्लेक्स करके हम E3 लेवल बनाते हैं, जिसमें डाटा रेट हो जाता है 34 Mbps, ठीक है। ऐसे ही हम 4 E3 कैरियर को मल्टीप्लेक्स करके और डाटा रेट को इंक्रीज कर लेते हैं, एक सिंगल चैनल बना लेते हैं, इसमें डाटा रेट हो जाता है 140 Mbps। तो पहला मल्टीप्लेक्सिंग का लेवल E1 कैरियर, दूसरा E1 कैरियर में बताया मैंने आपको कि 30 वॉइस चैनल को हम मल्टीप्लेक्स करते हैं। E2 में 4 E1 कैरियर, E3 में 4 E2 कैरियर और E4 में 4 E3 कैरियर्स,
है ना। इसमें और आगे बढ़ सकते हैं हम, ऐसे 4E4 चैनल्स को हम TDM मल्टीप्लेक्स करें तो उसको E5 कैरियर बोलते हैं, और E5 कैरियर की बैंडविड्थ जो डाटा रेट होता है वो 565 Mbps होता है। यहाँ पे मैंने केवल 140 Mbps तक की मल्टीप्लेक्सिंग बताया, पर इसमें ऐसे 4 और E4 कैरियर को हम मल्टीप्लेक्स करके हम एक डाटा रेट बना सकते हैं जिसको बोलते हैं 565 Mbps। इसी को टेबुलर फॉर्म में देखें हम, तो सबसे पहला हमारा बेसिक सिग्नल डिजिटल वॉइस चैनल जो कि 64 kbps के डाटा रेट का है, जिसको हम बोलते हैं वन वॉइस चैनल, है ना। पहले मल्टीप्लेक्सिंग में हम जो है 30 वॉइस चैनल को मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो डाटा रेट बन जाएगा हमारा 2 Mbps। ऐसे ही 4 E1 कैरियर को मल्टीप्लेक्स करके हम E2 कैरियर बनाते हैं, इसमें 120 वॉइस चैनल ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 480 1920 है ना, जिसको हम बोलते हैं हम 34 Mbps या 140 Mbps का डाटा रेट। एक और लेवल बताया है मैंने आपको, 5वां लेवल E5 लेवल, उसमें 140 Mbps के जो 4 E4 कैरियर उनको मल्टीप्लेक्स करके हम जो है 565 Mbps का डाटा रेट का हम एक सिग्नल बना सकते हैं, जिसमें करीब करीब 8,000 से 9,000 के बीच में, इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1920 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 8,000 9,000 वॉइस चैनल हम जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीप्लेक्सिंग करके हम एक ही मीडियम में हम ज़्यादा से ज़्यादा, इस एक ही मीडियम में हम ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस चैनल, जितने ज़्यादा मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे, जितने ज़्यादा लेवल की मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी इंफॉर्मेशन का डाटा रेट बढ़ेगा। और क्योंकि हमारा मीडियम की बैंडविड्थ बहुत लार्ज है, तो इस सभी डाटा रेट को हमारा मीडियम जो है कैरी कर सकता है। तो हज़ारों वॉइस टेलीफोन की इंफॉर्मेशन एक ही मीडियम में हम एक एंड से दूसरे एंड, फॉर एग्जांपल इंदौर से भोपाल हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा मीडियम इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर हमें ट्रांसमिशन करने के पहले हमें मल्टीप्लेक्सिंग करना पड़ेगा, और फाइनली रिसीव करने के पहले हमें उनको डीमल्टीप्लेक्सिंग करना हो। अगर हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम की बैंडविड्थ बहुत लार्ज होती है, कहें कि हाईएस्ट होती है सभी मीडियम के कंपैरिजन में। तो ऑप्टिकल फाइबर हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं हम, तो मल्टीप्लेक्सिंग का लेवल हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा हाई डाटा रेट को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। लास्ट लेवल की मल्टीप्लेक्सिंग जो कि हम ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम में यूज़ करते हैं, उसको हम कह रहे हैं WDM, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जैसा कि मैंने बताया आपको कि WDM ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ किया जाता है, जिसमें हम एक सिंगल फाइबर में एक से ज़्यादा ऑप्टिकल ट्रांसमीटर का आउटपुट हम कंबाइन कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक डायग्राम में हम 4 ऑप्टिकल फाइबर के कम्युनिकेशन सिस्टम के ट्रांसमीटर को हम मल्टीप्लेक्स करके हम एक ही सिंगल फाइबर में हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। पहला ट्रांसमीटर में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर में हम यूज़ करते हैं लाइट सोर्स। तो पहला लाइट सोर्स जो है λ1 वेवलेंथ का होगा, दूसरा लाइट सोर्स या कहूँगी दूसरा ट्रांसमीटर में λ2 वेवलेंथ ट्रांसमिट होगी, तीसरे में λ3 और चौथे में λ4। तो इस तरीके से हम 4 ट्रांसमीटर, और हर एक ट्रांसमीटर में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन, है ना, चाहे वो एनालॉग हो या डिजिटल हो, मोस्टली डिजिटल यूज़ करते हैं। हर एक ट्रांसमीटर में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा रेट रहेगा। इस तरह के 4 ट्रांसमीटर को हम एक कंबाइन करके हम एक सिंगल फाइबर में हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। कंबाइन करने के लिए जो तरीका यूज़ करते हैं इसको हम बोलते हैं मक्स या डीमक्स, ठीक है। तो उसमें रहता है बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर कपलर, है ना। ऑप्टिकल फाइबर कपलर का यूज़ करके हम 4 ट्रांसमीटर को हम एक सिंगल फाइबर में हम
जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये हमारा एक सिंगल फाइबर जो कि मीडियम है, ये चारों वेवलेंथ की लाइट को कैरी करेगा। हमारे लिए वेवलेंथ की लाइट यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये सपोज ये एक लोकेशन पे हम इस तरह की प्रोसेस करेंगे और उससे काफ़ी दूरी पर, फॉर एग्जांपल ये इंदौर में प्रोसेस करेंगे और हम सिग्नल को रिसीव करेंगे भोपाल में। ठीक है, तो लार्ज इंफॉर्मेशन को हम एक सिंगल फाइबर में ट्रांसमिट करें तो इस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं WDM, है ना। मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे तो हमें डीमल्टीप्लेक्सिंग भी करना पड़ेगा, तो अगेन वही वेवलेंथ सिलेक्टिव ऑप्टिकल फाइबर कपलर हम यूज़ करके हम उसको डीमल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं, जिसमें सभी वेवलेंथ की लाइट जो है सेपरेट हो जाएगी। तो हम बाद में हम इंफॉर्मेशन को आउटपुट में ले सकते हैं। तो बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर हमें एक ही मीडियम, जो कि यहाँ पे एक ही ऑप्टिकल फाइबर का हम यूज़ करके हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को हम जो है एक एंड से दूसरे एंड ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि मल्टीप्लेक्सिंग जो है क्या होता है। तो बेसिकली बताया मैंने आपको मल्टीप्लेक्सिंग में कि बैंडविड्थ जो कि मीडियम की बहुत लार्ज होती है, तो उस लार्ज बैंडविड्थ को हम शेयर करके हम हमारी इंफॉर्मेशन को एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो हमने देखा मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है, साथ ही हमने देखा मल्टीप्लेक्सिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों है, ज़रूरत क्यों है मल्टीप्लेक्सिंग की। तो बेसिकली एक लाइन में बताऊँ मैं तो लार्ज बैंडविड्थ ऑफ मीडियम इज शेयर्ड यूजिंग द मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस। कितनी तरह की मल्टीप्लेक्सिंग होती है, तो हमने देखा कि 3 तरह की मल्टीप्लेक्सिंग होती है, जिसमें WDM जो है एक स्पेसिफिक है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होती है। FDM देखा हमने, साथ ही हमने देखा FDM में हायरार्कीज कैसे होती है या मल्टीप्लेक्सिंग के लेवल्स कैसे होते हैं। साथ ही हमने देखा TDM, और हमने देखा TDM में भी डिफरेंट लेवल्स की हायरार्कीज होती है, मीन डिफरेंट लेवल्स के मल्टीप्लेक्सिंग होती है। साथ ही हमने WDM देखा। TDM जो मैंने एग्जांपल बताया यहाँ पे, ये इंडिया और यूरोप में यूज किया जाता है ना। अमेरिका में भी TDM किया जाता है, अमेरिका और दूसरी कंट्रीज़ में, पर उनका मल्टीप्लेक्सिंग के लेवल्स अलग होते हैं। यहाँ पे हमें 30 वॉइस चैनल का मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं, उसको हमने E1 कैरियर बोल रहे हैं, है ना। अमेरिका में जो है 24 वॉइस चैनल का बेसिक मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है, जिसको वो T1 कैरियर कहते हैं, जिनका डाटा रेट, यहाँ पे हमारा डाटा रेट 2 MBPS है, वहाँ पर T1 कैरियर का जिसमें 24 वॉइस चैनल मल्टीप्लेक्स करते हैं, तो उनको 1.55 MBPS का डाटा रेट बनता है। ठीक है, बट पूरी दुनिया जो है आपस में कम्युनिकेशन करती है, तो डेफिनेटली हमें डिफरेंट हायरार्कीज को हमें कंबाइन करने का तरीका भी होना चाहिए। मीन्स इंडियन सिस्टम जो है यूरोपियन सिस्टम से कंपैटिबल हो, यूरोपियन तो सेम होता है, इंडियन या यूरोपियन सिस्टम जो है अमेरिकन सिस्टम से कंपैटिबल हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक तरह की मल्टीप्लेक्सिंग का जो कंपैटिबिलिटी होना चाहिए दूसरे तरह की मल्टीप्लेक्सिंग के लिए। उसके लिए SDH सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्कीज, इसको SDH बोलते हैं, और इसके अलावा सोनेट सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। आपको इंटरेस्ट हो तो इन 2 टॉपिक की स्टडी अलग से कर सकते हैं, है ना। कौन से टॉपिक की स्टडी बात कर रहा हूँ मैं, वो SDH और सोनेट। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, डिफरेंट हायरार्की सिस्टम जो इंडिया और यूरोप में किया जाता है, उसका हम जो है कंपैटिबिलिटी कर पाएँ अमेरिकन सिस्टम से। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। थैंक यू।